नमस्कार बच्चों। व्यावसायिक अध्ययन भाग 1 प्रबंध के सिद्धांत और कार्य कक्षा 12 के बच्चों के लिए एनसीईआरटी की जो बुक है वहाँ से हम शुरुआत करने वाले हैं। व्यवसाय अध्ययन भाग 1 प्रबंध के सिद्धांत, ये पहला भाग है। इस भाग के अंतर्गत हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें हम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी की ये जो किताब है काफ़ी अच्छी किताब है। आप जानते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी हैं वह भी प्रारंभिक ज्ञान के लिए इन पुस्तकों का उपयोग करते हैं और पूरे देश भर से जो विशेषज्ञ हैं अलग अलग टॉपिक्स के वह इसको देखिए लिखते हैं। तो कुल मिलाकर के आप जो पढ़ने वाले हैं उसमें इस भाग में आपको कुल मिला के 8 अध्याय पढ़ने हैं और 4 अध्याय दूसरे भाग में हैं। फिलहाल इनमें सबसे पहले आप जो पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, और उसके बाद में प्रबंध के सिद्धांत कौन कौन से हैं अध्याय 2, अध्याय 3 में व्यावसायिक पर्यावरण, फिर उसके बाद में प्रबंध के जो 5 कार्य होते हैं नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, उन्हें पढ़ेंगे आप। तो बहुत सिंपल सा सिलेबस है और बहुत आसान सा सिलेबस है। आइए शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले अध्याय 1 की, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। बच्चों ये जो यहाँ क्यूआर कोड आप देख पा रहे हैं, अगर आप अपने फ़ोन के स्कैनर से, जहाँ पे बार कोड स्कैनर होता है, ये आप चाहें तो अलग से एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और या आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका गूगल है वहाँ पे आप इमेज स्कैन कर सकते हैं। तो गूगल में इमेज स्कैन अगर आप इसे करना शुरू करेंगे, जो यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड दिख रहा है, तो अपने आप दीक्षा ऐप पे या दीक्षा वेबसाइट पे चले जाएंगे और उसके बाद आप जो है इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस भी आप वहाँ से देख सकेंगे। फ़िलहाल मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपके लिए हिंदी मीडियम में। प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, ये पहला अध्याय है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक केस स्टडी है, टाटा स्टील में प्रबंधन कैसे होता है। आपको पता होगा 1868 में जमशेदजी नुसरवान जी द्वारा स्थापित टाटा समूह एक वैश्विक व्यापार समूह है जो 5 महाद्वीपों और 1000 देशों में स्थापित है। मूल्यों, नवाचार और उद्यमिता की मजबूत भावना एक विरासत के रूप में आज तक टाटा कंपनियों का मार्गदर्शन कर रही है। अच्छा, जमशेद जी जो थे, इनका मानना था कि संतुष्ट श्रमिकों को बनाते हैं, यानी कि अगर जो पहले के श्रमिक हैं, पुराने श्रमिक हैं, अगर वह संतुष्ट हैं तो जो नए श्रमिक आएंगे वह उनको भी संतुष्ट बना देंगे अपनी प्रतिक्रिया से। और इसी सिद्धांत पर उन्होंने अपने सभी श्रमिकों को ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, इनका सदैव भुगतान किया। पूरे जमशेदपुर शहर की योजना बनाने और निर्माण विवरण तैयार करने पर उनका प्रबंधन कौशल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। एक शताब्दी के लिए व्यापार को नियंत्रित करने वाले मूल्यों और सिद्धांतों को टाटा आचार संहिता भी कहा जाता था। इस्पात और ऑटोमोबाइल के शुरुआती दौर से नवीनतम प्रौद्योगिकियों यानी कि जो न्यूवेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनमें बराबर रहने तक टाटा समूह में आज 29 सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध टाटा उद्यम हैं। यानी कि टाटा समूह में 29 जो हैं वह एंटरप्रेन्योरशिप हैं, जिनमें प्रमुख अगर हम बात करें टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसे टीसीएस के नाम से आप सुनते हैं, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, टाटा ग्लोबल बेवरेज, टाटा टेली सर्विसेज, टाइटन, टाटा कम्युनिकेशंस, भारतीय होटल, ये सब इसमें शामिल हैं। समूह का संयुक्त बाजार पूंजीकरण लगभग
103.51 अरब डॉलर है। ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ये टाटा समूह की शक्ति, उसकी सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है और उसके विस्तार को बताता है। टाटा की जो सामाजिक दायित्व की भावना है, ये बहुत मजबूत है। वे समुदाय के लिए आर्थिक समृद्धि, यानी समुदाय जो है, कम्युनिटी जो है, वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो, पर्यावरण की जिम्मेदारी लेते हैं और सामाजिक लाभ, इसको संतुलित करने में लगे रहते हैं। भारत में टाटा समूह जो है, वे ओडिशा के साथ प्रगति में भागीदार हैं। विकास की इस यात्रा में अपने हितधारकों को आगे बढ़ाने में टाटा समूह विश्वास करता है। टाटा स्टील थाईलैंड उन शुरुआती 30 कंपनियों में से एक है जो यूनिसेफ के कार्यक्रम द चिल्ड्रन सस्टेनेबिलिटी फोरम में शामिल है, ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा को प्रतिबद्ध किया जा सके, यानी कि सुनिश्चित किया जा सके। टाटा स्टील यूरोप का सामुदायिक साझेदारी कार्यक्रम फ्यूचर जनरेशंस, इनके उपविषय हैं शिक्षा, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य। ठीक है। और इसके अलावा कल्याण, स्वास्थ्य के अलावा कल्याण भी है। ये ब्रिटेन भर में काम करता है। साथ ही वित्त, व्यावसायिक स्थलों के साथ छोटे एवं मध्यम व्यवसायों को नौकरी, संपत्ति निर्माण में सहायता करता है। वे यानी कि टाटा समूह, ये दोनों तरह से जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में एक रचनात्मक भूमिका निभाते हैं। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना यानी कि उसकी टेक केयर करना, यानी कि उसको जलवायु परिवर्तन अगर हो रहा है तो उसको दृष्टिगत करते हुए कुछ ऐसा करें जिससे जलवायु परिवर्तन जो है उसमें सकारात्मक सुधार या संशोधन होते दिखें। कार्बन पद चिन्ह को कम करके, अब कार्बन पद चिन्ह यानी कि कार्बन एमिशन को कम करना, उच्च प्रदर्शन स्टॉल्स बनाकर, जो कि ईंधन कुशल वाहनों और ऊर्जा कुशल इमारतों का कारण बनते हैं। उनकी पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली ISO 14001 मानकों को उनकी सभी मुख्य विनिर्माण स्थलों पर देखा जा सकता है। एक्चुअली पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत चिमनियाँ कितनी ऊंची होनी चाहिए, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है उसको प्योरीफिकेशन के बाद ही बाहर छोड़ा जाए नालों में या नदियों में, तो ये टाटा समूह करता है। और इसके लिए ISO 14001 मानक होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तय किया जाता है ये। तो इनके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग स्पेसेस हैं, वहाँ पर ये देखा जा सकता है कि ये इन पर्यावरण प्रबंधन संबंधी प्रणाली को बहुत अच्छे से निभाते हैं। ठोस और स्पष्ट व्यापार सिद्धांतों की परंपरा से, जो व्यापार सिद्धांत हैं इनके, वो कैसे हैं? ठोस और स्पष्ट हैं। इसी परंपरा से निर्मित टाटा समूह, इसी परंपरा से बना हुआ टाटा समूह जो है वो विश्वास, पारदर्शिता की नींव पर खड़ा है और ऐसे बड़े उद्यमों का निर्माण लाभप्रद बनाए रखने और उन्हें चलाने के लिए केवल सभी स्तर पर प्रभावी और कुशल प्रबंधन और साथ ही साथ समन्वय के माध्यम से ही यह संभव हो पाया है। तो अभी तक आपने जो पढ़ा है बच्चों, वो क्या जाना? ये जो टाटा समूह के बारे में हमने पढ़ा कि टाटा समूह लगातार पूरे देश में एक महत्वपूर्ण बिजनेस हाउस के रूप में प्रतिस्थापित है, और सिर्फ देश ही में नहीं, विदेश में भी, पूरी दुनिया में टाटा समूह की एक अपनी स्थिति है। और इस पूरे प्रकरण को जो हमने अभी पढ़ा, इसको आपको बताने का उद्देश्य ये था कि आप ये जानें कि ये सब जो कुछ संभव हो सका है वो कैसे हो सका है। वह हो पाया है प्रभावी और कुशल प्रबंधन तथा समन्वय के माध्यम से। ठीक है, तो यही से हमारी शुरुआत होती है कि जैसे टाटा समूह हैं, ऐसे अन्य पूरी दुनिया में काम करने वाली बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं। वह पूरी दुनिया में अपना बिजनेस करती हैं और पूरी दुनिया में हर तरह से निरंतर आगे बढ़ रही हैं। तो हर उस कंपनी में क्या लागू होता है? प्रभावी और कुशल प्रबंधन लागू होता है, और प्रबंधन का जो प्रमुख कार्य होता है वह होता है समन्वय, यानी कि कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन प्रबंधन के माध्यम से होता है। अगर प्रबंधन प्रभावी और कुशल है तो इसी तरह से बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस का निर्माण हो सकता है। तो हमने अभी तक जो जाना, ये इस टॉपिक में हम चूँकि प्रबंध पढ़ने वाले हैं, प्रबंध की प्रकृति और उसके महत्व को पढ़ने वाले हैं, तो हमने अभी प्रबंध की महत्व की ओर इशारा किया। टाटा स्टील में प्रबंधन
के इस टॉपिक को पढ़ करके। अल्टीमेटली इस अध्याय में हम जो जानेंगे वो क्या क्या है, इस अध्याय में हम जो सीखेंगे, अधिगम का उद्देश्य जो हमारा है वह है प्रबंध की प्रकृति एवं संगठन में इसके महत्व को हम समझा सकेंगे, यानी कि प्रबंध का नेचर क्या है और संगठन में इसका महत्व क्या है हम ये जान पाएंगे। साथ ही साथ प्रबंध की प्रकृति को, हम प्रबंध को क्या कला कहते हैं या विज्ञान कहते हैं या इसे हम पेशा कहें, तो कुल मिलाकर के हम इस टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम प्रबंध के विभिन्न कार्यों का वर्णन कर पाएंगे। यहाँ समन्वय क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और उसका महत्व क्या है, हम यह भी यहाँ पे समझ सकेंगे। तो कुल मिलाकर के आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। हमने अभी जो पढ़ा, हमने ये जाना कि कोई भी संस्था हो वह अपनी प्रबंध की गुणवत्ता के परिणाम स्वरूप ही शीर्ष पर पहुंची है। ठीक है, यूँ तो प्रबंध की ज़रूरत जो है वह हर संगठन को होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। आप कंप्यूटर के निर्माता हों या हाथों से आप वस्तुओं का निर्माण करते हो जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, चाहे आप केश सज्जा की सेवाएं प्रदान करते हो यानी कि ब्यूटी पार्लर वगैरह चलाते हो, हर संगठन में आपको अल्टीमेटली प्रबंध की आवश्यकता पड़ती है। आइए एक उदाहरण से समझिए। स्मिता राय एक 38 वर्षीय उद्यमी है। स्मिता राय एक महिला 38 वर्ष की ये उद्यमी है जो कि ग्रामीण निचला जिला है नामची, ये दक्षिण सिक्किम में पली बड़ी थी। वह शिल्प कला और विशेष रूप से मोम कला में बहुत अच्छी थी। शिल्प कला यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ें हाथों से बनाना, और मोम की कला में ये काफ़ी आगे थी। उन्हें मोमबत्तियाँ बनाना पसंद था, किसे, स्मिता राय को। तो वो अक्सर क्या करती थी कि मोम के खिलौने बनाया करती थी घर पे और अपने दोस्तों और जानकारों को उपहार के रूप में दिया करती थी। स्मिता अपने ज़िले में महिलाओं की परिस्थितियों से कभी खुश नहीं थी, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर महिलाएं गरीब और बेरोज़गार थीं। तो इसलिए उन्होंने उनकी समस्याओं को हल करने के लिए कुछ योजना बनाई। उन्हें पता था कि आजीविका के लिए कौशल प्रदान करना आवश्यक है। यह नहीं पता था उन्हें कि ये कैसे किया जाए। तो हुआ क्या कि अगस्त 2012 में अभिषेक लामा से उनकी मुलाकात हो गई। अभिषेक दरअसल NEDFI के नामची शाखा के प्रबंधक थे। NEDFI के प्रबंधक थे, नामची ब्रांच है, वहाँ नामची में ब्रांच थी उनकी। तो स्मिता ने अभिषेक से कौशल विकास कार्यक्रमों और उनकी गतिविधियों की जानकारी हासिल की। फिर स्मिता ने सोचा कि उन्हें मोमबत्तियाँ बनाना चूँकि पसंद है, तो इस शौक़ को क्यों ना एक उद्यम में परिवर्तित कर दिया जाए। और इस प्रकार NEDFI के समर्थन से नामची डिज़ाइनर कैंडल्स की स्थापना हुई। और इस व्यवसाय के माध्यम से स्मिता नामची क्षेत्र की गरीब और बेरोजगार महिलाओं की सहायता करना चाहती थी। तब से क्या हुआ, तमाम चुनौतियां रहीं, उनके बावजूद भी उनकी साथ जो महिलाएं थीं उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा होगा, लेकिन उन सभी से वो आगे बढ़ के निकली। और आपको पता होगा कि नामची डिज़ाइंस कैंडल्स में जो कर्मचारी हैं उनमें 100% महिलाएं हैं और वे मोमबत्तियों की कई किस्मों का उत्पादन भी करती हैं। दिवाली के दौरान वे इस अवसर के अनुकूल मोमबत्तियां बनाते हैं। दिवाली थीम वाली ये मोमबत्तियां सिक्किम में काफ़ी सफल रही हैं, क्योंकि इनकी मांग में साल दर साल इजाफा हो रहा है। नामची डिज़ाइनर कैंडल्स को कई पुरस्कारों से भी आज तक सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें उत्तर पूर्व महिला उद्यमी पुरस्कार 2018, और आपको पता ही होगा नॉर्थ ईस्ट में हमारा सिक्किम गिना जाता है। तो उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, तो इनको उत्तर पूर्व महिला उद्यमी पुरस्कार मिला 2018 में। 15-16 के लिए श्रीमंत शंकर मिशन पुरस्कार गुवाहाटी भी इन्हें मिला। तो इस तरह से आपने इस उदाहरण से क्या जाना कि स्मिता जिस तरह से नामची डिज़ाइनर कैंडल्स का प्रबंधन करती हैं, उसी प्रकार आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य भी एक प्रबंधक हैं और वे सभी लोग संगठनों का प्रबंधन करते हैं। विद्यालय, अस्पताल, यहाँ तक कि दुकानें और बड़े निगम। तो ये तो सभी संगठन हैं जिनके अलग अलग उद्देश्य हैं जिन्हें वे पाना चाहते हैं। और कोई भी संगठन हो, उनमें कुछ भी उद्देश्य हो, उन सब में एक चीज़ तो कॉमन है, समान है, और वह है कि वहाँ प्रबंध हो रहा होगा और उस प्रबंध को करने के लिए कोई ना कोई एक प्रबंधक होगा। और आपने देखा कि प्रबंधक के रूप में स्मिता जो थी
38 वर्षीय महिला। उन्होंने संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंधक के रूप में विभिन्न क्रियाएं और कार्य किए। पारस्परिक रूप से संबंधित एक दूसरे पर निर्भर यह कार्य प्रबंध कहलाता है। इसे समझिएगा, यहाँ से प्रबंधन की परिभाषा शुरू हो जाती है। पारस्परिक रूप से संबंधित कार्य ऐसे होंगे जो पारस्परिक रूप से संबंधित होंगे। जैसे एक संगठन में अगर कुछ लोग काम करते हैं तो वह एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आपका विद्यालय ले लीजिए, यहाँ पे कई टीचर्स काम करते हैं। तो एक टीचर आपको हिंदी पढ़ाते हैं, दूसरे अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, तीसरे अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं। ऐसे अलग अलग विषय आपको टीचर्स पढ़ाते हैं। तो अगर समझना ज़रा, अगर आपको मान लिया हिंदी ठीक से नहीं आती है तो क्या आप पारस्परिक का अर्थ समझ पाएंगे? क्या आप संबंधित का अर्थ समझ पाएंगे? शायद नहीं समझ पाएंगे। तो ये जितने भी क्लासेस चलती हैं ये एक दूसरे से संबंधित है। एक क्लास ओवर होगी तभी तो दूसरी क्लास शुरू होगी ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ जो ये संगठन होते हैं इसमें जो भी क्रियाएं होती हैं वह कैसी हैं, वह पारस्परिक रूप से संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। तो यह कार्य प्रबंध कहलाता है। जो भी कार्य पारस्परिक रूप से संबंधित है और एक दूसरे पर निर्भर है वह कार्य प्रबंध कहलाता है। सफल संगठन अपने उद्देश्यों को मात्र संयोग से ही नहीं प्राप्त कर पाते, बल्कि यह एक पूर्व निर्धारित सोची समझी प्रक्रिया को अपनाते हैं और इसी को प्रबंधन कहते हैं। अब संगठन भले छोटा हो या बड़ा हो, लाभ के लिए हो या गैर लाभ वाला हो, सेवा प्रदान करता हो या विनिर्माण करता हो या नई वस्तुओं का निर्माण करता हो, प्रबंध सभी के लिए आवश्यक है। प्रबंध इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति में अपना श्रेष्ठतम योगदान कर सके। व्यक्ति कौन? वो लोग जो काम कर रहे हैं वह अपना श्रेष्ठतम योगदान कर सकें। इसके लिए क्या चाहिए? प्रबंध। जैसे हम लोग व्यक्ति हैं, टीचर्स, और जो उद्देश्य है वह क्या है कि जो बच्चे हैं वह अधिकतम सीख सकें, और जो बच्चों का उद्देश्य है वह क्या है? अच्छे अंक प्राप्त करके जीवन में सफलता हासिल करना। तो बच्चे अगर जो है अपने उद्देश्य को पा सके तो विद्यालय एक समूह है ना, तो विद्यालय अपना उद्देश्य पा सकेगा कि उसके विद्यालय के बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा। तो ये जो सामूहिक उद्देश्य है इसको जो अलग अलग टीचर्स हैं वो कैसे हासिल कर सकेंगे? अगर आपके विद्यालय की जो आदरणीय प्रधानाध्यापिका हैं यानी कि जो प्रबंधिका महोदया हैं, जिन्हें आप प्रधानाचार्य भी कहते हैं, वह यह कार्य बाकी लोगों से कराएंगी, तभी तो जो अध्यापक हैं वह क्या कर पाएंगे? श्रेष्ठतम योगदान दे सकेंगे, है ना। तो प्रबंधन किस लिए आवश्यक है? प्रबंध इसलिए आवश्यक है कि जो व्यक्ति काम कर रहे हैं सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ऐसा पाने में वह अपना श्रेष्ठतम योगदान दे सकें। तो प्रबंध में पारस्परिक रूप से संबंधित वह कार्य शामिल हैं जिन्हें सभी प्रबंधक करते हैं। ठीक, इसी अध्याय में हम आगे जान पाएंगे कि जो है यद्यपि दोनों ही प्रबंधक हैं लेकिन यह संगठन के अलग अलग स्तर पर कार्य करते हैं। मतलब प्रबंधक कई कई प्रकार के होते हैं, तो वो अलग अलग स्तर पर कार्य करने वाले जो प्रबंधक हैं उन्हें जानेंगे। ठीक है, मुख्य रूप से 3 तरह के प्रबंधक होते हैं, 3 स्तर हैं। हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो अभी तक हमने जो जाना वो यही जाना कि प्रबंधन चाहे किसी भी प्रकार का आपका संगठन हो, संगठन चाहे लाभ के लिए हो या समाज सेवा के लिए हो, किसी भी उद्देश्य से कार्य कर रहा हो, चाहे वो सेवाएं देता हो या वो वस्तुओं का निर्माण करता हो, ठीक है, किसी भी प्रकार के गुड्स का निर्माण करता हो, ऐसा कोई संगठन नहीं है जहाँ पे प्रबंध लागू ना होता हो। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज़ ऑल यूनिवर्सल। इतनी सी बात आपको समझाने के लिए अभी तक जो भी डिस्कस किया गया वो समझाया गया। अब हम आगे जानेंगे कि प्रबंध की परिभाषा है। तो सबसे पहले हेरल्ड कुंट्ज़ और हिंज वेरिक की परिभाषा है, प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। तो दरअसल प्रबंध क्या है? एक ऐसा पर्यावरण या एक ऐसा माहौल तैयार करना और उसे बाकायदा बनाए रखना जिसमें लोग कार्य कर पाते हैं और कार्य करते हुए चुनिंदा जो उनके लक्ष्य हैं उनको बड़ी कुशलता से प्राप्त कर लेते हैं। ये किसने कहा? हेरल्ड कुंट्ज़ और हिंज वेरिक ने कहा। इसके अलावा एक परिभाषा और आपको पढ़नी है और वह है रॉबर्ट एल ट्रिवेली एवं
एम जेनी न्यूपोर्ट की। ये कहते हैं कि यह संगठन के परिचालन के नियोजन, संगठन, नियंत्रण की प्रक्रिया है। परिचालन माने ऑपरेशंस होता है, ठीक है। तो संगठन का जो संचालन है, परिचालन कह लीजिए, संचालन कह लीजिए, संगठन के संचालन के लिए नियोजन यानी पहले प्लानिंग करना है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना है, फिर कंट्रोल करना है। तो उसकी प्रक्रिया है जो उद्देश्यों को प्रभावी और कुशलतापूर्वक पूरा करती है। और ऐसा करने के लिए मानव और भौतिक संसाधनों में कोऑर्डिनेशन करने के लिए की जाती है। बड़ा अच्छी सी बात है, बड़ा अच्छी सी परिभाषा है, फिर से पढ़ लीजिएगा। संगठन को चलाने के लिए नियोजन करना, संगठन करना, नियोजन यानी प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना। संगठन के अंतर्गत आता है समस्त प्रकार के संसाधनों को संस्था में लेके आना। उसमें दो तरह के होंगे, मानवीय संसाधन और गैर मानवीय संसाधन। गैर मानवीय संसाधनों में मशीनें हैं, जगह है, फैक्ट्री प्लांट हैं, ये सब चीज़ें हैं, कुर्सी मेज़ है, फर्नीचर वगैरह है। और मानवीय संसाधनों में आप जानते ही हैं, श्रमिक, हर तरह के, हर लेवल के। तो दरअसल संगठन को चलाने के लिए प्लान करना, फिर उसमें संसाधन जुटाना, फिर नियंत्रण करना, ऐसे करने की प्रक्रिया है जो कि जो भी उद्देश्य हैं उनको प्रभावी और कुशलतापूर्वक पूरा करने के लिए की जाती है। इसके अंतर्गत मानव और भौतिक संसाधनों में एक कोऑर्डिनेशन बिठाया जाता है। और बच्चों, कोऑर्डिनेशन जो है, ये मैंने आपको कई बार बताया है, दो शब्द होते हैं। एक होता है कोऑपरेशन, कोऑपरेशन यानी कि सहयोग, ठीक है, कोऑपरेशन। और दूसरा शब्द आप पढ़ रहे हैं समन्वय। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम देने के दौरान आपने ये नोटिस किया कि आपका ब्लू पेन ख़त्म हो गया। तो आपने अपनी जगह पे हाथ उठाया और कहा कि क्या किसी के पास एक्स्ट्रा ब्लू पेन है। लेकिन चूँकि सारे बच्चे एग्ज़ाम देने में व्यस्त थे तो किसी ने भी आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, सब अपना अपना काम करने में मगन थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया और आप परेशान थे। तब तक जो जो आपके एग्ज़ामिनेशन हॉल में इन्विजिलेशन का कार्य कर रहे थे, वो टीचर आए वहाँ पे और उन्होंने आपकी बात सुन ली थी, क्योंकि वह प्रश्न पत्र हल तो कर नहीं रहे थे, वो तो यही देख रहे थे कि कौन बच्चा कहाँ पर क्या बोला। तो उन्होंने आपको साफ साफ सुना। तो उन्होंने कहा, भाई क्लास में अभी इन्होंने कहा कि क्या किसी के पास एक्स्ट्रा ब्लू पेन है, और कोई बोला नहीं, बताइए क्या किसी के पास एक्स्ट्रा ब्लू पेन है। क्योंकि जब इन्विजिलेटर बोले तो बच्चों ने सुनना शुरू कर दिया था। तो उसमें से कुछ बच्चों के पास एक एक्स्ट्रा ब्लू पेन था। तो उन्होंने कहा कि यस सर मेरे पास है। तो 3-4 बच्चों ने कहा, उसमें से किसी एक बच्चे से उन्होंने वो ब्लू पेन ले करके आपको दे दिया। तो पहली स्थिति क्या थी, जब आपने कहा था कि क्या किसी के पास एक्स्ट्रा ब्लू पेन है, अगर कोई अपनी तरफ से ऑफ़र कर देता तो वो सहयोग कहलाता, ठीक है। लेकिन जब दूसरी स्थिति बनी कि आपने पहले जब कहा कि क्या किसी के पास एक्स्ट्रा ब्लू पेन है और कोई नहीं बोला, फिर जब उसमें जो इन्विजिलेटर थे, जो आपके सर थे, ठीक है, जो इन्विजिलेशन का कार्य कर रहे थे, एग्ज़ाम ड्यूटी पर थे, जब उन्होंने कहा तो आपको वहाँ से जो था वो पेन मिल गया। तो ये जब सहयोग किसी प्रबंधक की सहायता से प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो उससे कहा जाता है क्या, समन्वय। ठीक, तो समन्वय 2-4-6 लोग जब एक साथ, 2 से अधिक लोग जब एक जगह पे कहीं काम कर रहे होते हैं, तो उनके जो एफर्ट्स होते हैं उनमें आपस में सहयोग बनाने के लिए एक व्यक्ति होता है, उसको प्रबंधक कहा जाता है। और प्रबंधन के माध्यम से ही क्या होता है, सहयोग बनता है, ठीक है। तो आपने अभी तक ये जाना कि समन्वय भी कराना होता है किसको, जो है प्रबंधक को, और मानव और भौतिक साधनों में समन्वय कराने की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर के ये 2 डेफिनेशंस आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तीसरी डेफिनेशन आपको मैं समझा दे रहा हूँ, लेकिन आपको अपने नोट्स में केवल ये 2 डेफिनेशंस लिखनी है। तीसरी डेफिनेशन है, प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए। देखिए प्रबंध क्या है, पर्यावरण कैसा है, परिवर्तनशील। अच्छा बताइए, पर्यावरण में कोई भी चीज़ स्थित है क्या, हर चीज़ प्रतिपल बदल रही है। तो पर्यावरण कैसा है, परिवर्तनशील है। सीमित संसाधन है आपके पास, उनका कुशलतापूर्वक उपयोग करना है, और ऐसा करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करना है। और ऐसा कर आप तभी पाएंगे जब आप दूसरों से मिलकर और उनके माध्यम से कार्य करा रहे होंगे। यही प्रक्रिया कहलाती है प्रबंधन। ये किसने कहा, क्रीटनर ने, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपने ये परिभाषाएं जान ली, और इसके बाद में इसकी अवधारणा शुरू होती है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अवधारणा तक ही शामिल करेंगे।
तो आइए हम अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कई लेखक हैं वो प्रबंध की परिभाषाएं देते हैं। प्रबंध शब्द अपने आप में एक बहुत ज़्यादा प्रचलित शब्द है, ठीक है। सभी प्रकार की क्रियाओं के लिए व्यापक रूप से आप प्रबंध शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना। किसी भी उद्यम की विभिन्न क्रियाओं के लिए मुख्य रूप से प्रबंध जो होता है वह उपयुक्त होता है। अब उदाहरण क्या है, जो ऊपर आपने पढ़ा था उससे आपने अभी तक इतना जान लिया कि प्रबंध वह क्रिया है जो हर उस संगठन में आवश्यक है जिसमें लोग समूह के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। संगठन में लोग अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन वह सभी समान उद्देश्य को पाने के लिए कार्य कर रहे होते हैं। और उनके अगर प्रयत्नों में जो सारे के सारे लोग अलग अलग प्रकार के प्रयत्न कर रहे होते हैं और एक ही समान उद्देश्य के लिए कर रहे होते हैं, अगर हम उनके प्रयत्नों में उनको एक दिशा प्रदान नहीं करेंगे तो यह देखा जाता है कि लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से नहीं हुई। तो प्रबंधन करता क्या है? प्रबंधन यह देखता है, मतलब सुनिश्चित करता है कि कार्य पूरे हो रहे हों, लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हों, ठीक। और कैसे किए जा रहे हों? प्रभावपूर्णता के साथ किए जा रहे हों, कम से कम साधनों का उपयोग हो रहा हो और न्यूनतम लागत आ रही हो। बस ये कार्य है प्रबंध का। एक बार फिर से बता देता हूँ कि प्रबंध मुख्य रूप से क्या देखता है। प्रबंध यह देखता है कि जो कार्य है वो पूरे हो रहे हों। क्या हो रहा हो? कार्य पूरे हो रहे हों, लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही हो, ठीक, और कम से कम साधनों का उपयोग हो रहा हो और लागत आ रही हो न्यूनतम, ठीक है। बस इतनी सी बात है। तो प्रबंधक को अगर आप परिभाषित करें, आपने किया ही है ऊपर, तो आप यह पाएंगे कि प्रबंध उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा कराने की प्रक्रिया है ना। तो ये जो इसमें आपने भी पढ़ा, एक बार फिर से देखें। प्रबंध का उद्देश्य क्या है? यह का मतलब है प्रबंध। प्रबंध का उद्देश्य है प्रभावी ढंग से, उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से और दक्षता माने कुशलता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा कराना। उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्यों को पूरा कराना ही प्रबंध है। तो इसमें कुछ शब्द आए हैं। एक तो आया है प्रक्रिया, दूसरा है प्रभावी ढंग से, तीसरा आया है पूर्ण क्षमता से। तो आइए हम जानते हैं प्रक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, बहुत सारे कार्य जब हम एक साथ करते हैं, ठीक है, तो जब कई कार्यों को एक साथ करते हैं, उनका एक क्रम होता है, तो उस पूरे सीक्वेंस में किए गए कार्यों को हम एक प्रक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कितने कार्य करने होते हैं प्रबंध में। नियोजन करना होता है, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। अच्छा, इसमें सब इनका एक सीक्वेंस है। पहले नियोजन ही करना होगा, फिर संगठन करना होगा, फिर नियुक्तिकरण होगा, फिर निर्देशन होगा और फिर नियंत्रण होगा। नियोजन में आप यह तय करते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कौन करेगा। संगठन, ये सब करने के लिए कुछ संसाधन चाहिए होंगे ना, कुछ ऐसे संसाधन जो मानवीय होंगे और कुछ ऐसे जो गैर मानवीय संसाधन होंगे। तो यहाँ पे आप संगठन के अंतर्गत गैर मानवीय संसाधन सारे जुटाते हैं। गैर मानवीय संसाधन यानी कि ज़मीन, जिस वो जहाँ पे फैक्ट्री लगनी है, फैक्ट्री जहाँ लगेगी उसके लिए मशीनें चाहिए होंगी, फर्नीचर चाहिए होगा, जहाँ काम हो रहा होगा, ऑफिस भी तो बनेगा कोई। तो ये पूरा संगठन हो गया। फिर जब मानवीय संसाधन चाहिए तो उनकी नियुक्ति करनी होती है। उसमें नियुक्ति, उनका उनका फिर उनकी सैलरी, उनका प्रमोशन, उनका डिमोशन, उनका ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें नियुक्तिकरण में आती हैं। जब ये एकदम बिल्कुल ट्रेंड हो गए ह्यूमन रिसोर्सेज, तब उन्हें डायरेक्शन दिया जाता है कि ये तुम्हें करना है, ये उद्देश्य थे, इन्हें पाने के लिए तुम्हें ये कार्य करना है। फिर ये देखना है कि जो जो उन्हें निर्देशन दिया गया क्या उन्होंने ठीक से कर लिया। अगर ठीक से कर लिया है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो उन्हें बताया जाता है नियंत्रण के अंतर्गत कि भाई इसे ऐसे करना था ताकि जो हमारे उद्देश्य हैं हम उन्हें पा सकें। तो पूरे के पूरे यही हम आपने पढ़ा ना, अभी देखा शुरुआत में कि 8 चैप्टर हैं, जिसमें शुरुआत के 3 चैप्टर तो प्रबंध के बारे में हैं और उसके बाद में 5 चैप्टर जो हैं अगले, वह प्रबंध के इन कार्यों पर ही आधारित है। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। तो हम पढ़ेंगे आगे के अध्यायों में। फिलहाल हमने प्रबंध की प्रकृति पढ़ने के लिए अभी इतना जाना था। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि प्रबंध एक प्रक्रिया है। और प्रक्रिया क्या होती है? विभिन्न कार्य जब हम किसी एक निश्चित क्रम में करते हैं तो वो सारे कार्यों को एक साथ जब हम देखते हैं तो उसको हम प्रक्रिया बोलते हैं। तो ये सारे कार्य हैं, इनको जब एक सीक्वेंस में रखेंगे तो प्रबंध का कार्य पूरा हो पाएगा, पूरी प्रक्रिया हो पाएगी संपन्न। तो इसीलिए इसको हमने क्या बोला? प्रक्रिया बोला।
ठीक है। उसके बाद में हमने यह भी जाना कि प्रबंध का कार्य हमें केवल संपन्न ही नहीं कराना है, साथ ही साथ हमें इसे कार्यकुशलता के साथ कराना है। तो कुशलतापूर्वक का मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। इसका मतलब होता है कार्य को सही ढंग से न्यूनतम लागत पर करना। कुशलता का मतलब होता है इफ़िशियंसी, यानी कि इफ़िशिएंटली किसी कार्य को करना। तो इसका मतलब होता है कम से कम लागत पे करना। ठीक। इसके अंतर्गत तमाम चीज़ें आएंगी जिन्हें अभी आपको ध्यान से सुनना है। उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई बात बहुत ना समझ में आए तो भी आप बिल्कुल परेशान मत होना। आप निश्चित रूप से एक दो बार इसे सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो बिल्कुल आएगा समझ में। कुशलता का अर्थ आप मानिए क्या, कार्य को सही ढंग से करना, और वो भी न्यूनतम लागत पर। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर लागत पर आप फोकस करते हैं इफिशिएंटली। ठीक है। जैसे मान लिया आपसे कहा गया कि सब्जी लेकर के आइए, तो आप जो है 100 रुपये में ढेर सारी सब्जी अगर खरीद के लाए हैं बढ़िया मोल भाव करके, तो ये माना जाएगा कि आपने यह कार्य काफ़ी कुशलतापूर्वक किया, इफ़िशिएंटली किया। कम से कम लागत पे आपने ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा सब्जी आप लेकर के आए। तो इस प्रकार इसमें क्या होता है, लागत लाभ विश्लेषण किया जाता है। कितनी लागत लगी और कितना लाभ हुआ, ये लागत लाभ विश्लेषण होता है। आगत तथा निर्गत, यानी कि आपने कितना इनपुट लगाया और कितना उसमें आउटपुट मिला। ठीक है। तो यही है लागत, न्यूनतम लागत करना। यदि कम साधनों का उपयोग कर आपने अधिक लाभ को प्राप्त कर लिया तो हम कहेंगे कि आपकी क्षमता में आपने वृद्धि कर ली। क्षमता में वृद्धि तब होगी जब उसी लाभ के लिए अथवा निर्गत के लिए कम साधनों का उपयोग किया जाए, यानी आउटपुट, निर्गत माने आउटपुट के लिए। उतने ही लाभ के लिए अगर आपने कम साधन का उपयोग किया, जो लोग ज़्यादा साधन का उपयोग कर रहे थे, आपने कम साधनों का प्रयोग करके उतना ही अच्छा लाभ कमा के दिखा दिया, तो इसका मतलब है कि आप एक एफिशिएंट मैनेजर हैं, कुशल मैनेजर हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर के कम साधनों का उपयोग किया जाता है और कम लागत व्यय की जाती है। आगत साधन वे हैं जो किसी कार्य विशेष को करने के लिए आवश्यक होते हैं, जिसमें धन, माल, उपकरण और मानव संसाधन होते हैं। स्वाभाविक है कि प्रबंध का संबंध इन संसाधनों के कुशल प्रयोग से है। अगर आप इनका कुशल प्रयोग कर रहे होंगे तभी तो आप इनमें कम से कम इनका उपयोग करते हुए अधिकतम लाभ कमाएंगे, है ना। तो कम लागत पे अधिक लाभ कमा लेना, अधिक उत्पादन कर देना ही कुशलता है, इफ़िशियंसी है। इसके बाद में एक और शब्द था प्रभावपूर्णता। आप प्रभावपूर्णता को ध्यान से सुन लीजिए। प्रभावपूर्णता का मतलब क्या होता है, देखिए दोनों शब्द हैं तो अलग अलग, लेकिन हमें कभी कभी भ्रम हो जाता है कि दोनों एक तो नहीं। कुशलता तो आपने पढ़ लिया, प्रभावपूर्णता ध्यान से सुनिएगा। प्रभावपूर्णता दोनों जो है सिक्के और कौशल, दोनों सिक्के के ही दो पहलू हैं, एक हेड और एक टेल, लेकिन दोनों मिला के ही सिक्का बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें अभी हमने कुशलता तो जान ली, अब हम जानेंगे कि प्रभावपूर्ण होना क्या होता है। तो प्रभावपूर्ण होना और कुशलता की अनदेखी करना सरल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही आप कार्य कुशलतापूर्वक करने की कोशिश करना शुरू करेंगे, यानी कि कम से कम लागत पर करना शुरू करेंगे, तो कभी कभी यह संभव होता है कि वह कार्य प्रभावपूर्ण ना हो पाए। अब यहाँ प्रभावपूर्ण का मतलब क्या है, एक उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनेगा। एक कंपनी है, उसका लक्ष्य है वर्ष में 8,000 इकाइयों का उत्पादन करना। इस लक्ष्य को पाने के लिए अधिकांश समय बिजली न मिलने पर प्रबंधक प्रभावोत्पादक तो था, लेकिन क्षमतावान नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि उसी निर्गत के लिए अधिक लागत, यानी कि श्रम की लागत, बिजली की लागत का उपयोग किया गया। तो कभी कभी व्यवसाय कम संसाधनों से माल के उत्पादन पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, अर्थात लागत तो कम कर दी लेकिन निर्धारित उत्पादन नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप माल बाजार में पहुंच ही नहीं पाया, इसलिए इसकी मांग कम हो गई और इसका स्थान प्रतियोगियों ने ले लिया। यह कार्यकुशलता लेकिन प्रभावपूर्णता की कमी का एक उदाहरण रहा। इसे एक बार मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। इन्होंने ये कहा कि 8,000 इकाइयाँ मान लिया बनानी थी, लक्ष्य था एक वर्ष में बनानी थी। तो अब 8,000 इकाइयाँ बनाने के लिए बीच में मान लिया बिजली नहीं मिल पाई या श्रमिक नहीं मिल पाए, तो आपने बिजली नहीं मिल पाई तो आपने जनरेटर का उपयोग किया, है ना। या अगर आपको मान लेते हैं श्रमिक नहीं मिल पा रहे थे तो आपने ज़्यादा मजदूरी पर आपने श्रमिकों को हायर किया। तो इस तरह से आपकी लागत ज़्यादा लग गई। हाँ, एक वर्ष में आपने जो है
8,000 इकाइयों का लक्ष्य जरूर हासिल कर लिया, लेकिन जब आपने 8,000 इकाइयों का लक्ष्य हासिल किया तो ये क्या है? ये प्रभावपूर्णता है, यानी ये इफेक्टिवनेस तो है। जो दूसरा शब्द आप पढ़ रहे थे ना, कि आपने प्रभावपूर्ण तो कर लिया काम, कि आपने जो लक्ष्य रखा था 8,000 इकाइयाँ, वो आपने 1 वर्ष में पूरी कर ली, लेकिन ऐसा करने में आपका श्रम की लागत और बिजली की लागत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो अगर लागत बढ़ गई तो मामला कैसा हो गया कि इफ़ेक्टिवनेस यानी कि जो कुशलता था उसका पॉइंट पीछे छूट गया है। यानी कि ये मैनेजर कैसा है? इफ़ेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंट नहीं है ना? तो न्यूनतम लागत पर अगर आप कुशलतापूर्वक न्यूनतम लागत पर अगर आप जो लक्ष्य दिए गए थे उनको अगर आप प्राप्त कर लें तो आप एक ऐसे प्रबंधक होंगे जो इफ़िशिएंट भी होगा और इफ़ेक्टिव भी होगा। ठीक, तो आपने 3 बातें पढ़ी थी, एक तो प्रक्रिया पढ़ा था, दूसरा आपने पढ़ा था कुशलता, तीसरा आपने पढ़ा था प्रभावपूर्णता। तो आपने इतना जाना कि आपको सभी प्रबंधकों के लिए उनका लक्ष्य होता है कि वह कुशलता के साथ साथ उच्च प्रभावपूर्णता भी प्राप्त करें, लेकिन बगैर प्रभावपूर्णता के उच्च कार्यकुशलता पर अनावश्यक रूप से जोर देना भी अवांछनीय है। और इसी तरह से केवल और केवल प्रभावपूर्णता अगर आप चाहते हैं और कार्यकुशलता पे ध्यान नहीं देंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो एक प्रबंधक में क्या क्या चाहिए? एक प्रबंधक में कार्यकुशलता भी चाहिए और प्रभावपूर्णता भी चाहिए। प्रबंध की कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताएं वही हैं जो आपने अभी तक पढ़ा है। प्रबंध एक उद्देश्य पूर्ण क्रिया है। अगर कोई उद्देश्य नहीं है तो वहाँ प्रबंधन लागू नहीं होगा, बिना उद्देश्य के प्रबंधन नहीं होता है। ठीक है, आपके विद्यालय में प्रबंधक के रूप में प्रधानाचार्य जी हैं, उद्देश्य है ना, कुछ उद्देश्य आपको सिखाना है, और सिखाने के लिए जो अध्यापक हैं उनके कार्यों में कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय स्थापित करना, ये प्रबंधक का उद्देश्य हो गया। प्रबंध सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब है संगठन चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, किसी भी प्रकार का संगठन हो, अगर वहाँ कुछ लोग, 2 से ज़्यादा लोग कार्य कर रहे हैं तो वहाँ प्रबंधन लगेगा। तो इसे ये सर्वव्यापी यानी कि यूनिवर्सल कहा जाएगा। इसी तरह से प्रबंध बहुआयामी है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल है। प्रबंध एक जटिल क्रिया है, इसके 3 परिमाण हैं। एक है कार्य का प्रबंध करना होगा, यहाँ पे कार्य का प्रबंध मतलब टास्क का प्रबंध करना होगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के आप कार्य करते हैं ना, कौन कौन से कार्य? समस्याओं का समाधान करना, निर्णय लेना, योजनाएं बनाना, बजट बनाना, दायित्व निश्चित करना, अधिकारों का प्रत्यायोजन करना। तो इन्हें कौन कौन व्यक्ति करेंगे? अलग अलग व्यक्ति करेंगे। उन व्यक्तियों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कार्य का प्रबंधन। ठीक है, फिर ये जो लोग कार्य कर रहे होते हैं ये लोग होते हैं, तो इन लोगों का प्रबंध करना पड़ेगा, है ना? ये प्रबंध के डायमेंशन है। पहला डायमेंशन क्या था? कार्य का प्रबंध। दूसरा क्या है? लोगों का प्रबंध। ठीक है, तो लोगों के प्रबंध में क्या आएगा? कर्मचारियों को अलग अलग आवश्यकताओं एवं व्यवहार वाले व्यक्तियों के रूप में मानकर यह प्रबंध कार्य करता है। यानी कि जो लोग हैं उनकी अलग अलग आवश्यकता है, अलग अलग व्यवहार है, तो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। दूसरे, प्रबंध जो है यह लोगों के साथ उन्हें एक समूह मानकर व्यवहार करता है। प्रबंध लोगों की ताकत को प्रभावी बनाकर उनकी कमजोरी को अप्रासंगिक करता है, यानी कि इररिलेवेंट करता है। समूह में जब वो आते हैं तो उनकी जो ताकत है वो उसको और मजबूत करता है, जो कमजोरी है, जो वीकनेस है, उसको वो पूरी तरह से अप्रासंगिक यानी इररिलेवेंट कर देता है, और इस तरह से संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करता है। ठीक है, दूसरी बात है परिचालन का प्रबंध, यानी कि ऑपरेशन का प्रबंध। संगठन कोई भी हो, क्यों ना हो, कोई भी संगठन, उसका अस्तित्व किसी न किसी मूल उत्पाद या सेवा को प्रदान करने पर टिका होता है। उसके लिए एक ऐसी उत्पादन प्रक्रिया की ज़रूरत होती है जो आगत माल यानी इनपुट को उपभोग में बदलने के लिए, उपभोग के लिए आवश्यक निर्गत में बदलने के लिए यानी कि आप जो भी आपका इनपुट है उसको उपयोग में ला सकें, इसके लिए उसको आउटपुट में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए जो माल है और तकनीक है उसके प्रवाह को ये व्यवस्थित करेगा, गुड्स और जो टेक्नोलॉजी है उसके फ्लो को अरेंज करेगा। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा। तीसरा क्या पढ़ा? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। और चौथा जो डायमेंशन है प्रबंध का, वह है प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आपने नियोजन कर लिया एक बार फिर नहीं करना पड़ेगा, संगठन कर लिया एक बार फिर नहीं करना पड़ेगा, एक बार लोगों को डायरेक्शन दे दिया तो फिर नहीं करना पड़ेगा, लोगों को नियुक्त दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ये लगातार चलने वाले कार्य हैं। तो प्रबंधन
क्योंकि कार्य लगातार हो रहे हैं तो प्रक्रिया भी निरंतर चलने वाली हो गई। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि प्रबंध जो है दरअसल एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध किसी व्यक्ति की करने की आवश्यकता होती होगी, लेकिन संगठनों के प्रबंधन की अगर हम बात करें तो ये समूह को प्रबंधन किया जाता है। तो ये एक सामूहिक क्रिया है। ठीक है। तो आपने यहाँ पर जाना कि देखिए ये एक कंपनी है, तो इसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं, मार्केट है, फाइनेंस है, प्रोडक्शन है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ये सब एक साथ मिलके कंपनी बनते हैं। ठीक है। तो हमने अभी तक जो जाना वो क्या जाना कि प्रबंधन जो है किस तरह से कार्य करता है। देखिए प्रबंधन के कुछ कार्य हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको एक प्रबंधन एक आयामी जो क्रिया है उसमें क्या होगा, नियंत्रण हो रहा होगा, पहले नियोजन होगा, फिर संगठन होगा, फिर नेतृत्व कोई लीड कर रहा होगा और नियंत्रण हो रहा होगा। इसमें क्या क्या होगा, मानव संसाधन होंगे, वित्तीय संसाधन होंगे, भौतिक संसाधन होंगे, संप्रेषण मन होता है कम्युनिकेशन संसाधन, इसमें कार्य, कर्मचारी और डेली ऑपरेशंस ये सब चल रहा होगा। ये मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी के रूप में प्रबंध यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है इस चित्र के माध्यम से। ठीक है। तो कुल मिलाकर के प्रबंध है क्या, एक गतिशील कार्य है, एक डायनेमिक फंक्शन है। प्रबंध एक गतिशील कार्य होता है, इसे बदलते पर्यावरण में अपने अनुरूप ढालना होता है आपको। संगठन बाह्य पर्यावरण के संपर्क में आता है जिसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तत्व शामिल होते हैं। ये सब बाह्य फैक्टर होते हैं। सामान्यता के लिए संगठन को अपने आप को सामान्यता लिखा है, इसका मतलब है साम्यता। साम्यता के लिए संगठन को अपने आप को, अपने उद्देश्यों को पर्यावरण के अनुकूल बदलना पड़ता है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, डायनासोर जैसे बड़े जो प्राणी थे वह भी जो परिवर्तन हो रहे थे जलवायु में उसके साथ साथ नहीं चले तो खत्म हो गए। तो आपका संगठन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे होते हैं अब उसके साथ साथ आपको साम्यता बिठानी होती है। ठीक है। तो उसके लिए आपको अपने उद्देश्यों में, अपने संगठन में, अपने प्रक्रिया में परिवर्तन करना होता है। और इसीलिए ये कहा गया कि प्रबंध एक गतिशील कार्य है, डायनेमिक एक्टिविटी है। ठीक है। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। अमूर्त मीन्स इंटेंजिबल, जो दिखाई नहीं पड़ती। प्रबंधक दिखाई पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, प्रबंध दिखाई नहीं पड़ेगा। प्रबंध क्या है, इंटेंजिबल है, लेकिन संगठन के कार्यों के रूप में जिसकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। संगठन में प्रबंध के प्रभाव का भान मतलब अंदाज़ा, योजनाओं के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति, प्रसन्न और संतुष्ट कर्मचारी के स्थान पर व्यवस्था के रूप में आसानी से आप प्रबंध की उपस्थिति है इसका अनुमान लगा सकते हैं। अब प्रबंध के उद्देश्य क्या हैं ये हम पढ़ेंगे अगली रिकॉर्डिंग में। आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोरोना की गाइडलाइंस का अनुपालन करते रहें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए हम आपके आभारी हैं। ऐसे ही आप वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सूचित करें कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, और अगर कुछ अच्छा नहीं लगा है तो कृपया उसे भी अपने शब्दों में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ऐसी अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।